में तीखी बहस छिड़ी। एक पार्षद के सवाल पर मेयर भड़क गई। पार्षद ने मेयर पर कई आरोप लगाए। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और उसमें बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की ताजा खबर, हर खबर हरियाणा पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। मेयर और पार्षदों में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा। गुरुग्राम नगर निगम की यह बैठक हो रही थी। तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मेयर और पार्षदों में ही बहस इतनी छिड़ती चली गई कि एक पार्षद के सवाल पर मेयर को काफी गुस्सा आ गया और ऐसे में वहां की स्थिति जो है वह खराब होती चली गई। नगर निगम की यह बैठक थी और ऐसे में यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मेयर और पार्षदों में यह बहस छिड़ी। एक पार्षद के सवाल पर मेयर ज्यादा भड़क गई। पार्षद ने मेयर पर कई आरोप लगाए थे। पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी, आखिर ये बहस किस नतीजे तक पहुंची होगी कि पुलिस को बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा। तो इस वक्त की ये ताजा खबर गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं। हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है काफी। पुलिस को आकर इस बहस के अंदर बीच बचाव करना पड़ा। नगर निगम की यह बैठक थी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा होते होते इसमें बीच में बाधा आ गई और ऐसे में मेयर और पार्षदों में एक जंग सी छिड़ गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। मोहित, अब क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? हालांकि बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को खुद बीच में आके बीच बचाव करना पड़ा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में हंगामा ना हो जी, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब तक की जितनी बैठकें गुरुग्राम में हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल हर बार रहा है और ऐसे में एक माहौल गर्मा गर्मी का आज फिर देखने को मिला, जहां पर अश्वनी शर्मा पार्षद मेयर से कुछ सवाल कर रहे थे, जिनके सवालों से तंग आकर जो है मेयर भी भड़क गई और साथ में अश्वनी शर्मा। कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो उठ रहे थे सीएनडी वेस्ट को लेकर, घोटालों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और पार्षद जो है अपने इलाके के कामों को लेकर चर्चा कर रहे थे। ऐसे में मेयर जो तीन सवालों को देखकर चिढ़ती नजर आई और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो माहौल था वो गर्मा गर्मी का बन गया। जी, ऐसे में पुलिस को बुलाकर बीच बचाव कराना पड़ा। और हालांकि इस मामले में अगर हम बात करें कि अभी की स्थिति की, तो अब सब शांत है और सभी जो लोग हैं वो अपने घर की तरफ रवानगी कर चुके हैं। मगर सवाल उठता है कि पार्षद द्वारा किए गए सवालों पर इतना गुस्सा होना है, आग बबूला हो जाना, या फिर ये कहना कि मैं जीत कर आई हूं, मैं मेयर अब जीत कर बनी हूं, कोई ऐसे नहीं बनी। तो जिस शख्स से वो बात कह रही थी वो भी वोटों से जीत कर ही आए हैं, तभी वो पार्षद बने हैं। तो कहीं ना कहीं पार्षद अपने इलाके की अगर मांगों को, लोगों की मांगों को मेयर के सामने करता है, कि चाहे वो गलियों की बात करें, सड़कों की बात, गलियों की बात करें, या फिर कूड़ा करकट की बात करें, या और मुद्दों पे अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सर्वे सर्वा एक मेयर को रखा जाता है। सारे पार्षदों के ऊपर एक मेयर होता है जिसके सामने पार्षद जाके अपनी बातों को रखते हैं, मांगों को रखते हैं, और उसकी सुनवाई जो है मेयर करती है और उसके साथ साथ उसका निवारण या फिर उस पर क्या कुछ फंड दिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। मोहित, यकीनन बैठक है तो चर्चा होगी तमाम मुद्दों पर, लेकिन ऐसा क्या मुद्दा रहा जिस पर मेयर इतनी गुस्सा गई? मुद्दों को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो सीएनडी वेस्ट को लेकर के चल रहे थे, विकास कार्य को लेकर के चल रहे थे। सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, बात थी कि कार्य प्रणाली की। मेयर के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि गुरुग्राम नगर निगम में अधिकारी नहीं सुनते हैं, जो पार्षद हैं वो काम के लिए अधिकारियों को फोन करते रह जाते हैं और अधिकारी सुनते नहीं हैं। जो मशीनें हैं नगर निगम की वो समय पर नहीं पहुंचती, सफाई नहीं हो पाती, कूड़ा ठीक से नहीं उठ पाता। बहुत से ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार जो है उठा रहे थे अलग अलग पार्षद। तो ऐसे में बैठक को चलते हुए भी काफी लंबा समय हो गया था और ऐसे सवालों से कहीं ना कहीं हर पार्षद जो थे वो सवाल मेयर से ही कर रहे थे और इन सवालों का जवाब देते देते आज मेयर जरूर तंग होती नजर आई, जिसके बाद एक उनका जो सब्र था वो टूट गया और वो सब्र टूटने के बाद अश्वनी शर्मा के ऊपर टूटा और अश्वनी शर्मा ने जब सवाल किए तो भड़कती नजर आई, जिसकी तस्वीरें सीधे तौर पर वायरल हो गई है। लेकिन अब मेयर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मेयर को इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो है मेयर की जो वीडियो वायरल उसके बाद से अब चुप्पी साध ली है और ऐसे में इस खबर से संबंधित जो जानकारी है हम मेयर से सीधे तौर पर लेना चाहेंगे, उनसे संपर्क बनाएंगे और उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इस तरीके का व्यवहार जो है उनके साथ क्यों किया गया और उन्होंने क्यों किया अश्वनी शर्मा के साथ। तो कहीं ना कहीं इसके सवाल जो अब तक खड़े हैं जिसकी जवाब जो है बहुत जल्द दर्शकों तक पहुंचा दिया जाएगा हमारे द्वारा। जी देखिए, बेहद अहम मुद्दा क्या रहा जिसके कारण ये बहस छिड़ी?
क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी आपके पास? मैं बताना चाहूंगा, अहम मुद्दे वार्ड के अंदर विकास कार्यों को लेकर के थे, साफ सफाई को लेकर के थे, अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के थे, एकजुट मुद्दे थे काफी सारे। और बहुत सी बार जितनी भी निगम की अब तक सदन की बैठक हुई है, उनमें बहुत सी बार ये देखने को मिला है कि हर बार जो पार्षद है वो आरोप लगाते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मुद्दों की चर्चा जब हो रही थी तो ये जो माहौल था ये कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का बन गया और तू मैं जो है मेयर और पार्षद की देखने को मिली। हालांकि इसके बाद कोई जो बातें हैं, बाइट है या फिर कह सकते हैं कि इंटरव्यू है, अभी तक नहीं दिया गया है मेयर के द्वारा। मगर ऐसे में अब साफ हो पाएगा, कल ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्यों इतना गहमा गहमी का ये माहौल बन गया। और माहौल अगर ऐसा बन जाता है तो पार्षद सवाल करे तो करे किससे? अगर मेयर से नहीं करेंगे तो क्या वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से तो बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद मोहित, पार्षदों का आप क्या कुछ कहना है? पार्षदों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके का व्यवहार किया गया है सवाल पूछने पर, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ऐसा सवाल, ऐसा जो माहौल जो क्रिएट हुआ है आज के दिन, जो बिहेव देखने को मिला है, माहौल देखने को मिला है पार्षद और मेयर के बीच, कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ऐसे में सभी पार्षद ये कह रहे हैं कि सवाल पूछने का हक है हमको, तो ऐसे में हमको ऐसे जवाब अगर दिए जाएंगे, हमें ये बताया जाएगा कि मैं जीत कर आई हूँ, तो कहीं ना कहीं ये गलत माना है पार्षदों ने। जी देखिए, पार्षद जो सबसे ज्यादा जोर डाल रहे थे वह घोटालों को लेकर डाल रहे थे, तो ऐसे में क्या घोटाले से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छिपती हुई नजर आ रही थी मेयर? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में अगर कोई सीएनजी वेस्ट का घोटाला कोई होता है या स्वैप मशीन का घोटाला होता है, क्योंकि जो अश्विनी शर्मा है उन्होंने इससे पहले भी स्वैप मशीन वाटर एटीएम को लेकर भी बड़े घोटाले की बात यहाँ पर पार्षदों द्वारा की जा रही थी। जी बहुत, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम नगर निगम जब बनाया गया उसके बाद से बहुत सारी चीजों को यहाँ इंप्लीमेंट किया गया, मगर आज वो कागजों तक ही सीमित रह गई। वोटर एटीएम की बात करें, स्वैप मशीनों की बात करें, तो ऐसे में अश्विनी शर्मा ने, पार्षद ने भी यह सवाल उठाया था कि जो स्वैप मशीनें हैं वो 4-4 गुरुग्राम में चल रही हैं और मोटी रकम हर महीने उनको अदायगी की जाती है, मगर वो मशीनें पूरे तरीके से काम नहीं करती। यानी कि उनमें से कुछ ही मशीनों को चलाया जाता है, कुछ खड़ी रहती है, मगर उनके नाम का पैसा ले लिया जाता है, ऐसे आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों का जवाबदेही जो है वो मेयर की बनती है, मगर मेयर उसका जवाब अगर नहीं देती है तो उसकी, ऐसा नहीं है कि मेयर का उसमें कोई हिस्सा है, मगर सवाल का जवाब मेयर तभी दे सकती है जब उसको चेक करे। मगर जब सवाल से मुंह चुराया जाता है तो सवाल उनके ऊपर एक और बार फिर उड़ जाते हैं कि अगर आप चुप हो तो कहीं आपकी संलिप्तता तो नहीं, कहीं आपकी कोई सेटिंग तो नहीं इस बात को लेकर। बिल्कुल मोहित, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहस के तौर पर कई सवाल जो है मेयर पर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह से यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी, उस पर सीधे तौर पर कई सवाल जो है मेयर पर उठ रहे हैं। पार्षद तमाम आरोप पहले से ही लगा रहे थे, लेकिन जिस तरह से गुस्से भरे रवैये से मेयर का यहाँ पर जो जवाबदेही देखने को मिली वह बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय साबित हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पर, माफ कीजिएगा, गेस्ट हाउस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। धनखड़ ने कहा कि किसी कांग्रेस ने काला पानी की सजा नहीं काटी है, कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास को छिपाया गया है। दरअसल बीते कुछ वक्त से सावरकर को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। वहीं ओपी धनखड़ की माने तो हरियाणा का 125 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल न केवल काला पानी जाकर शहीदों को नमन करेगा, बल्कि 30 दिसंबर को सेल्यूलर जेल पर आजादी के नगमे भी गाएगा। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी मनाया जाएगा। क्योंकि अटल जी की सरकार थी जब सावरकर जी की एक पट्टी लगाई गई थी सेलुलर जेल में, इस पट्टी पे ये लिखा था कि हमने इस रास्ते को किसी भावुकता में नहीं, सोच समझ कर चुना है। हमें इसका ये मालूम था इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पट्टी उतार दी गई कांग्रेस के द्वारा। सुषमा जी उस पट्टी को दोबारा लेकर गई थी सभी सांसदों के साथ, तब मैं पहली बार गया था। सेल्यूलर जेल के बाहर हमको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब मैंने एक बात वहां जाननी चाहिए थी आप जैसे सब जानकार लोगों से, क्या किसी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई थी? तो एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई। गांधी जी कभी आए थे क्या? नहीं, उनकी एक चिट्ठी आई थी केवल। उस इतिहास को जो छुपाया गया, योजना पूर्वक छुपाया गया, उस इतिहास के साथ हम चाहते हैं कि हमारे लोग अटैच हों।
वाइपर टापू का भी इतिहास में कहीं जिक्र नहीं। हम वाइपर टापू जाएंगे जहां अंग्रेज 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिकों को सबसे पहले लेकर गया था। कोई जेल नहीं थी, एक टापू था जिस पर वाइपर नाम के भयंकर सांप होते थे। वहां इनको छोड़ दिया गया था। ये सैनिक थे, तैर कर निकल जाते थे। 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से बांध दिया गया था, उसको चेन जेल कहते थे। जिक्र नहीं है भारत के इतिहास में उन वीरों का। मैं जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया था तो मैं वहाँ से मिट्टी लेने के लिए गया था। वहाँ एक फांसी घर है जहाँ 79 लोगों को फांसी दी गई थी। हमारे इतिहास में पता नहीं है वो वीर, उन वीरों का जिक्र नहीं है। वहाँ एक महिला जेल है, एक पुरुष जेल है। पुरी के राजा उस जेल में थे, नागालैंड के राजा उस जेल में थे, लेकिन देश के इतिहास में इसकी चर्चा नहीं है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम हर गांव में, हर वार्ड में मनाएंगे। 7500 स्थानों पर 75 लोग खड़े करेंगे। जो गीत मैंने कहा कि हम वहाँ जिमखाना क्लब के सामने फ्लैग पॉइंट पर गाएंगे, वही सब गीत यहाँ भी हर गांव में गाएंगे जिनका जिक्र मैंने किया। और वंदे मातरम गाएंगे तिरंगा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाकर। और जिन परिवारों से आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन परिवारों को सम्मान। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते समय कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही इतिहास को छुपाया है और साथ ही कई मामलों पर अपनी राय भी रखी और सीधे तौर पर कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करते हैं जहां पर गुरुग्राम के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो कितना लाभदायक है, इस पर हमने गुरुग्राम के फिल्बी एस्टेट के कंसल्टेंट संजय ककरालिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। चलो, शहर को तो फायदा होता ही होता है। और गुड़गामा जिसको हम जनरली बोलते हैं, तो अब ये गुरुग्राम है। और गुरु की तो परिभाषा ये है कि अगर आप 1 रुपए दोगे तो गुरु आपको 100 गुना करके देंगे। तो गुरुग्राम का तो ये स्वभाव है कि ये रिटर्न करेगा सरकार को बहुत अच्छे से। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट आती है, नई नई कंपनीज आएंगी, सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं। लेट्स से आपने किसी सेक्टर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया तो वहां नए नए घर बनेंगे। नए नए घर बनेंगे तो सरकार को रजिस्ट्री कॉस्ट मिलेगी, जीएसटी कॉस्ट मिलेगी, लाइसेंस फीस मिलेगी, एफआईआर परचेज होंगे और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इसी से लगाइए। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है, बताया आप लोगों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होता है तो गुड़गांव के रियल एस्टेट को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, सरकार को इसका बहुत। और गुरुग्राम प्रदेश में लोकप्रिय शहर माना जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। दरअसल 10 तारीख को यूके से भारत आया 30 वर्षीय युवक। 18 तारीख को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसकी, जिसके बाद युवक के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई और जिसके बाद संक्रमित युवक को आइसोलेशन में रखा गया। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो युवक के संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेसिंग कर उनके भी सैंपल की जांच की जा रही है और जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद अब स्कूलों में भी सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्कूल में भी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं स्कूल भी जिला स्वास्थ्य विभाग से मांग कर रहा है कि स्कूलों में ही वैक्सीनेशन सेंटर लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। देखिए, एक 30 वर्षीय युवक जो यूके से फ्लाई करके 10 तारीख को आया था और 18 तारीख को वो
आरटीपीसीआर जो रिपीट आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया गया था, तो उसके बाद क्योंकि यूके हाई रिस्क कंट्रीज में से आता था तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था 18 तारीख को सैंपल, और 25 तारीख को स्टेट को इन्फॉर्मेशन मिली जो IGIB से कि ये है, तो 26 तारीख को स्टेट का बुलेटिन जो हमें मिला है यानी कल रात को मिला है, उसमें वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया। 30 वर्षीय ये युवक है और इसको हमने क्योंकि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया था 18 तारीख को, तब से हमने इनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक हमारी फैसिलिटी है M3M, उसमें वो अंडर आइसोलेशन है, पेशेंट स्टेबल। कि इस तरह से उन्होंने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कहा कि हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाएंगे, तो इससे ज़्यादा सराहनीय कदम कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि पिछले बीते 2 सालों में पढ़ाई का स्तर इस कदर गिर चुका है कि उसको उठाना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये कोरोना की वैक्सीन का जब मामला आया है तो हमें खुशी की लहर है, बच्चों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि बच्चे भी घर रहते ऑनलाइन क्लासेस लेते ऊब चुके। और ऐसे में जिस तरह से मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है वह बेहद ही भयानक स्थिति पैदा कर सकता है भविष्य में, तो ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है प्रशासन, जहां पर अब और बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद में सरकार की कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 200 लोगों की उपस्थिति के प्रतिबंध के बावजूद मेले का आयोजन हो रहा है। सेक्टर 12 के ट्रेड फेयर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। देखना देखना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने आज तिगांव क्षेत्र की डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में दौरा किया। वहीं वहां उपस्थित सोसाइटी की सीनियर सिटीजन की टीम और लोगों ने विधायक का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने सोसाइटी में बिजली, पानी, सीवरेज की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, तो विधायक ने तुरंत अधिकारियों को फोन मिलाकर इन समस्याओं को हल करने और जगह जगह गंदगी की समस्या को लेकर मौके पर पहुंचे अधिकारी को विधायक ने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इन कार्यों को पूरा किया जाए, ताकि नए साल के तोहफे में इन्हें साफ सफाई और समस्याओं से निजात मिल सके। ये हमारे पल्ला अशोका में जो ऑफिस है, इस पर आज रोजगार मेला लगाया है और अभी कुछ समय पहले हमने तिगांव में भी इसी तरह का एक रोजगार मेला लगाया है। अच्छा। और इस तरह के मेले हम हर जगह, हर सेक्टर में और हर गांव में करीब करीब लगाते रहेंगे, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। आज यहाँ पर कितनी कंपनियों ने भाग लिया है? निकल 10 से 12 कंपनीज यहाँ पर आई है, पेटीएम और काफ़ी कंपनी, अलग अलग तरह की कंपनी आई है और 800 से 1000 बच्चे। और पलवल के गांव भेंडौली में एक महिला के खिलाफ अपनी ही 3 साल की बेटी की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा आरोपी महिला के पति ने ही दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। जांच अधिकारी आशम मोहम्मद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि दोनों पति पत्नी की आपस में अनबन रहती थी, जिसके चलते महिला घर में ही ऊपर वाले कमरे में अलग रहने लगी थी। इसी कला के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक साल की बच्ची। तो क्या किस तरह से हत्या की गई? तो कुछ नहीं पता, वो मृतक पाई गई। तो मतलब जो बताया जा रहा है बच्ची की मां पर हत्या का आरोप लगा, देखा जाए ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चे जो बच्ची का पिता है वो खबरों को ऊपर किया। वो इसके बच्ची के पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया है 302 का, नेहरू सनोक गोपाल सिंह। और भाई मेरी घरवाली रानी ने मेरी बच्ची को मार दिया। अच्छा। हाँ, तो आपने क्या कार्रवाई करी? पर्चा दर्ज कर दिया 302 माँ के खिलाफ, बच्ची की माँ के खिलाफ। तो क्या बताया नहीं कि मतलब किस ऊपर मारी है बच्ची का? अभी कुछ आगे ये तो तफ्तीश का हिस्सा, ये पता लगेगा जब। तो कहाँ मिली बच्ची, किस हालत में? घर पे मिली।
और खबर पलवल से है, जहां पलवल गदपुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लड़की थी पलवल जिला कसावटी गांव में। वो लड़का काम करता था रेलवे स्टेशन के पास में कोई मोटरसाइकिल कंपनी में। रेलवे स्टेशन के बाजू में ही वो कमरा था। हमारे पास कल 26 तारीख को फोन आया था। हमने बातचीत जैसे उनकी हुई थी, राजी खुशी थे, तो आध घंटा बाद में कॉल आई हमारे पास में, आपकी लड़की ने फांसी ले ली। तो हम हुंजार पहुंचे, हमने देखा हालात, तो एक छोटी सी रस्सी थी, उससे उसके पैर टिक रहे थे। हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई हादसा हुआ है। असावटी में सुमैया नाम की लेडीज है, वाइफ ऑफ हैदरली। ये बिराल गांव है, कामा पुलिस स्टेशन में राजस्थान में, वहाँ के रहने वाले हैं और करीब 2.5-3 महीने से यहाँ किराए पर रह रहे थे असावटी। तो ये वैसे तो ठीक ठाक था, लेकिन कल इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया आपस में और पता चला भी लड़की ने हैंगिंग कर ली है। लेकिन परिवार वाले आए तो उन्होंने डाउटफुल किया कि भाई हमारी मार के लटकाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।